नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, सीटेट एसएसटी 2024। सीटेट एसएसटी जो कि आपका जुलाई माह में एग्जाम होने वाला है। इसके अंदर पेपर सेकंड के अंदर आपका एसएसटी आता है। तो जिस स्टूडेंट ने भी एसएसटी को चुना है, तो 150 नंबर में से आपका 60 नंबर का एसएसटी आएगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको जो यहाँ पर एसएसटी कवर कराएंगे उसमें 60/60 मार्क्स आपके आ जाएं। इसके अलावा जो आपका प्रीवियस ईयर में आपके जो क्वेश्चन आए हैं, उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम यहाँ सोल्व कराएंगे और आपकी तैयारी में एक एक्स्ट्रा स्टेप को ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सीटेट एसएसटी 2024 टारगेट 60/60 मार्क्स। और ये क्लास स्टार्टिंग रहेगी या पॉलिटी खत्म करेंगे, उसके बाद हम ज्योग्राफी करेंगे, ज्योग्राफी के बाद हम हिस्ट्री करेंगे। ठीक है, पॉलिटी सीटेट एसएसटी। तो देखिए, हमारा पॉलिटी यानी संविधान। तो संविधान के अंदर हमारे पार्ट हैं, शेड्यूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं। तो वैसे ही अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट्स हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे 22 पार्ट्स हुआ करते थे। तो अभी देखते हैं प्रेजेंट टाइम में जो 25 पार्ट्स हैं, इसके अंदर जो आपके पार्ट्स है, पार्ट्स के साथ में आपके आर्टिकल्स है। तो किस पार्ट में कितने आर्टिकल है और किस पार्ट में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आ सकता है कि फलाने पार्ट में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आ जाएगा आपका पार्ट 4 में क्या लिखा हुआ है, या फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट का हिस्सा है। ठीक है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं हम इसके अंदर पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स। तो पार्ट 1 क्या बोलता है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी राज्य और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 टू लेकर आर्टिकल 4 तक। सेकंड पार्ट क्या बोलता है? सिटीजनशिप। पार्ट सेकंड बोलता है आपका सिटीजनशिप, जो कि आपका 5 to 11 आर्टिकल कवर करता है। पार्ट थर्ड बोलता है आपका फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो आपका आर्टिकल 12 टू लेकर आर्टिकल 35 तक कवर करता है। पार्टिकल 4 आपका पार्ट 4 क्या बोलता है? डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक कवर करते हैं। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज है आपकी, जो कि आपका आर्टिकल 51A में कवर करता है। पार्ट 5 आपका द यूनियन। यूनियन यानी आपका जो आपके राष्ट्रपति आ जाते हैं, आपकी पार्लियामेंट आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? यूनियन का पार्ट हो जाता है। तो यूनियन में आपका आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 51 तक होगा। फिर आती है स्टेट्स की बारी। पार्ट 6 के अंदर स्टेट के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक स्टेट के बारे में बताया गया है। पार्ट 8 में क्या है आपका? यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश। तो देखिए, जिस तरीके से राज्य होते हैं उसी तरीके से देश के अंदर यूनियन टेरिटरीज भी होती हैं, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, कश्मीर। ठीक है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। तो ये क्या है? जहां पर केंद्र यानी जहां पर राष्ट्रपति का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, उसको यूटीज बोलते हैं। तो यूटीज हमारे पार्ट 8 के अंदर है। पार्ट 7 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। ठीक है, इसके बाद बात करें पार्ट 9 में क्या है आपका? पंचायत यानी आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 तक। पार्ट 9A में क्या है आपका? म्युनिसिपैलिटी यानी 243 से लेकर 243 तक आपका म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बताया जाता है। पार्ट 9B क्या बताता है आपका? कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 तक। कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियां जो कि समाज के कल्याण के, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, उनको संविधान का पार्ट 9B का हिस्सा बनाया गया है। बात करें आपका पार्ट 10 किस चीज से रिलेटेड है आपका? तो पार्ट 10 रिलेटेड है आपका शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया यानी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। इसमें आर्टिकल 244 और आर्टिकल 244A दो आर्टिकल काम करते हैं। इसके बाद में पार्ट 11 किस चीज से रिलेटेड है? रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, यानी राज्य और केंद्र के बीच में जो आपका रिलेशन होगा वो किस तरीके से काम करेगा, वो पार्ट 11 का हिस्सा है। आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक। इसके बाद पार्ट 12 के अंदर क्या है? पार्ट 12 के अंदर है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स वगैरह। ठीक है, पार्ट 13 के अंदर क्या है? पर ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लियर है? इसमें आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 तक है। पार्ट 14 के अंदर क्या है आपका? पार्ट 14 के अंदर है यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज और आपका जो सेंट्रल सर्विसेज है उसको लेकर। ठीक है, इसमें आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323 तक के बारे में बताया गया है।
पार्ट 14A में क्या है आपका ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरण, आर्टिकल 323A से लेकर 323B तक है। पार्ट 15 में क्या है आपका इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329A तक है। पार्ट 16 में है आपका स्पेशल प्रोविजन फॉर रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, इसमें आर्टिकल 330 से लेकर 342A तक है। बात करते हैं पार्ट 17 की। पार्ट 17 आपका राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, इसमें आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है। इसके बाद में आर्टिकल 18, इसके बाद में आपका पार्ट 18 आता है। पार्ट 18 में आपका इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बात करा गया है। इमरजेंसी प्रोविजन में आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक के बारे में बताया गया है। इसके बाद में पार्ट 19 आपका मिसलेनियस है, तो मिसलेनियस आप से लोगों के लिए रिलेटेड है नहीं, पर अगर आपसे पूछ लिया जाए पार्ट 19 में क्या है तो आप बताएंगे प्रकीर्णन यानी मिसलेनियस। पार्ट 20 में क्या है आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट यानी संविधान में संशोधन, आर्टिकल 368। और पार्ट 21 की चीज के बारे में बताता है, पार्ट 21 बताता है आपका टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट्स, ठीक है। इसमें आर्टिकल 369 से लेकर आर्टिकल 392 तक है। और पार्ट 22 के अंदर आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स यानी डेफिनेशन ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया की जो डेफिनेशन है उसके बारे में बताया गया है कि इंडिया है, इसके दो नाम है, इंडिया एंड भारत, इसकी टेरिटरी है, इसके स्टेट्स है, वो सब कुछ क्लियर यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। तो ये तो थे आपके आर्टिकल्स एंड पार्ट्स आपके। इसके बाद अगर बात करें तो अनुसूचियों की हम बात कर सकते हैं। पार्ट एंड आर्टिकल्स के बाद में अनुसूची यानी शेड्यूल्स आती हैं संविधान के अंदर। शेड्यूल्स में फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इसके अंदर बताया गया है कि इट्स कंटेन द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, यानी राज्य, उसका राज्य क्षेत्र, संघ और संघ का राज्य क्षेत्र, ये शेड्यूल 1 का हिस्सा है आपका, ठीक है। अनुसूची 1 का हिस्सा है। अनुसूची 2 के अंदर क्या बताया गया, अनुसूची 2 में है आपका जो टू प्रोविजन रिलेटिंग रिलेशन टू अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड एम्यूलमेंट्स, यानी कुछ लोगों को उनके विशेष अधिकार, उनको पेंशन, उनको सैलरी जो दी जाती है वो शेड्यूल 2 का हिस्सा है। तो शेड्यूल 2 में किसको पेंशन, अलाउंसेस या एम्यूलमेंट्स मिलते हैं। तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ जाते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट आ जाते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा आ जाते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आ जाते हैं, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ इंडियन स्टेट्स आ जाते हैं, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडियन स्टेट्स आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आ जाते हैं, हाई कोर्ट के जजेस आ जाते हैं, सीएजी यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वो आ जाते हैं, एजीआई भी इसके अंदर आ जाते हैं। यानी ये वो लोग हैं जहां से आपके संविधान के अंदर जो आपका सीएफआई है, ठीक है, सीएफआई यानी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, सीएफआई यानी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। सीएफआई भारत सरकार का राजकोष है और ये किस आर्टिकल में है तो आप बताएंगे सीएफआई जो है आपका ये आर्टिकल 266 के अंदर, ठीक है। किसके अंदर है, आर्टिकल 266 के अंदर आपका सीएफआई यानी भारत सरकार का राजकोष, इसको हम हिंदी में संचित निधि भी बोलते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं शेड्यूल 3 के। शेड्यूल 3 में क्या है आपका शपथ, शपथ यानी ओथ। तो ओथ में यानी भारत में शेड्यूल 3 के अंदर जितने भी नाम यहाँ पर गिनाए जाएंगे उनको शपथ कौन दिलाता है। अब नाम कौन कौन से हैं, जैसे कि पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी, स्टेट मिनिस्टर्स, ठीक है, कैंडिडेट लेजिस्लेचर्स असेंबलीज, ठीक है। तो ये सभी मेंबर्स, या हम बात करें एजीआई, तो इन सभी मेंबर्स को ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, तो इन सभी को शपथ दिलाने का काम करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का एकमात्र वर्क है कि इन लोगों को शपथ दिलाना। और भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति को ओथ दिलाने का काम करते हैं सीजीआई। सीजीआई यानी आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी होते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। करें शेड्यूल 4 के अंदर किस चीज के बारे में बात करी गई है, तो शेड्यूल 4 के अंदर बताया गया है कि द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा, यानी राज्यसभा के अंदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की सीटों को किस तरीके से बांटा गया है, किस तरीके से बंटवारा किया गया है, ये बताया गया है आपके शेड्यूल 4 के अंदर। शेड्यूल 5 में क्या बताया गया है आपका, शेड्यूल 5 में बताया गया है स्पेशल एरिया फॉर शेड्यूल ट्राइबल एरियाज, ठीक है। इट कंटेन प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यानी जो शेड्यूल ट्राइबल एरिया होते हैं इनसे रिलेटेड जो स्टेट्स हैं उनके कुछ स्पेशल राइट्स हैं, वो यहाँ पर बात करी गई है उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो ये बताया गया है आपका शेड्यूल 5 के अंदर।
अब होता क्या है कि भारत में जितने भी स्टेट हैं तो हर स्टेट के अंदर ना कुछ ट्राइबल एरियाज हैं। तो ट्राइबल एरियाज में अगर सरकार को माइनिंग करनी है तो माइनिंग ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कर सकती है। तो ट्राइबल एरिया के जो पंचायत होती है, पंचायत मेंबर से पहले परमिशन ली जाती है, उनसे सलाह ली जाती है। उसके बाद ही वहाँ पर आप कोई भी काम, माइनिंग का काम कर सकते हैं। तो ये स्पेशल राइट्स होते हैं आपके ट्राइबल एरिया को लेकर, जो भारत में हर स्टेट के अंदर दिए जाते हैं। इसमें भी एक्सेप्शंस है कुछ स्टेट को लेकर। वो स्टेट जिसमें एक्सेप्शन है वहां पर आपकी बात आ जाती है शेड्यूल 6 के अंदर। ठीक है, शेड्यूल 6 में बात करी गई है आपकी प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इसमें होता क्या है आपका शेड्यूल 6 के अंदर के जो आपके एक्सेप्शंस शेड्यूल 5 में है, इसमें 4 स्टेट आपको छोड़ दिए जाते हैं। 4 स्टेट में कौन कौन से आ जाते हैं आपके इसके अंदर? 4 स्टेट में आ जाते हैं आपके असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। तो इनको स्पेशल राइट दिए गए, इनको ऑटोनोमस स्टेट बोला जाता है, जो कि शेड्यूल 6 का पार्ट है। शेड्यूल 6 में आपके 4 स्टेट आते हैं, इसके अंदर ऑटोनोमस काउंसिल बनाई जाती है। इसमें आपके 30 मेंबर होते हैं, जिसमें 26 मेंबर आपके बाकी ट्राइबल जो एरिया होते हैं वहां से बाई इलेक्शन चुने जाते हैं, और 4 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है राज्य की विधानसभा से। इस काउंसिल का सिंपल सा एक ही वर्क होता है कि जो ट्राइबल एरिया होता है वहां पर हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, रोड सैनिटेशन को लेकर काम करना। ठीक है, इसमें इसके बाद आता है आपका 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल के अंदर है आपका द शेड्यूल डील्स विद ए 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट। तो इसमें 3 लिस्ट के बारे में चर्चा करी गई है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। तीनों लिस्ट का कंसेप्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। तीनों लिस्ट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट भारत में इंट्रोड्यूस करते हैं। भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किस तरीके से हो सकता है, वो सारा का सारा आपका इन तीनों लिस्ट में देखने को मिल जाता है। यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट होंगे जिसपे यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, जैसे रेलवे हो गया, बैंक हो गया आपका। ठीक है, वहीं स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है, जैसे पुलिस हो गया, लैंड हो गया। और कॉन्करेंट पे कुछ ऐसे आपके मुद्दे आ जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया आपका, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, जिसपे आपका सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो भारत में समवर्ती सूची का कंसेप्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडोप्ट किया गया है। बात करते हैं 8th शेड्यूल की। 8वीं अनुसूची के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करी गई है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे संविधान में 14 ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। बट प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तो हम जब पार्ट 17 पढ़ेंगे तो उसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं 9 शेड्यूल। 9 शेड्यूल के अंदर क्या है आपका? लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म क्या होता है? भूमि सुधार अधिनियम। तो भूमि सुधार अधिनियम 9 शेड्यूल के अंदर है, और ये संविधान के अंदर आजादी के बाद ऐड किया गया। ठीक है, यानी जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 9 शेड्यूल नहीं हुआ करती थी, सिर्फ 8 शेड्यूल तक ही हुआ करता था। इसके बाद में आता है आपका 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल आपका एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून जो आपका 52nd अमेंडमेंट 1985 में ऐड किया गया। इसमें जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए जो सदस्य होते हैं, अपने पर्सनल किसी भी फायदे के लिए एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो जाना, जिससे कि भारत की डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है, उसको एक खतरा बन जाता है। तो ऐसे में लोकतंत्र का मजाक ना बन पाए, तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जिसमें ये चीज फिक्स कर दी गई है कि किसी भी पार्टी के मेंबर को अगर 2/3 या अगर एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनका एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, नहीं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लागू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल की। तो 11th शेड्यूल रिलेटेड है आपकी पंचायत, फॉर्मेशन ऑफ पंचायत से, पंचायती राज से। और 12th शेड्यूल रिलेटेड है आपका म्युनिसिपैलिटी यानी आपका नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत से। ठीक है, तो ये थी हमारे संविधान के अंदर पार्ट, आर्टिकल एंड शेड्यूल्स के बारे में चर्चा। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली वीडियो जो आपकी आएगी इसके बाद में, वो आएगी आपकी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो संविधान बनाया गया है, तो किस तरीके से बनाया गया, कैसे बनाया, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें आई है, और हमने अपना संविधान के अंदर हमने नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल सॉन्ग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, किस तरीके से अडॉप्ट किया। ठीक है, चलिए वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।